नहीं, मेरे को तो एक और या फिर कोई डमी ट्रांजेक्शन डाल के चेक करते हैं, उसके लिए 2-3 बकायदा टेक्निकल प्रोसेस है, टर्म्स है, ठीक है, जिसमें एक स्कार्फ बोल के भी एक टेक्निक्स है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक डमी ट्रांजेक्शन इंसर्ट करते हैं और साथ में हम उसकी प्रोसेस को चेक करते हैं, साथ में उसके आउटपुट को चेक करते हैं और हम वैलिडेट करते हैं कि हाँ भाई सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, नाम से ही पता चला है कि ये कंप्यूटर के अंदर में नहीं बल्कि कंप्यूटर के आसपास से हम चेक कर रहे हैं। is not appropriate when the system are sophisticated, अगर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, and a major controls are included in the computer program, यानी आपकी अप्रूवल हायरार्की जितने भी होती है, जितने भी डीओ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, इफ एवरीथिंग इन द सिस्टम, तो हो सकता है कि ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर जो है वो आपके लिए उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हो। ये अप्रोप्रिएट हो सकता है किसके लिए, जहां पर सिंपल सिस्टम्स है एंड दैट प्रोसीजर्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस द आउटपुट्स। क्योंकि आप क्या बोलते हैं, ए भाई लेजर निकाल के दो, आप लेजर चेक करते हैं, ए भाई वेंडर्स का लिस्ट निकाल के दो, आप लिस्ट चेक करते हैं, वेंडर्स के आप निकालते हैं एक्सेल में हाईएस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शंस निकालते हैं, बोलते हैं इसका सपोर्टिंग प्रोवाइड करो, 5-6 रैंडम आप सैंपल्स निकालते हैं, आप बोलते हैं भाई इसको जस्टिफाई करो, इसके ट्रांजेक्शंस के मतलब इसकी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करके बताओ कि इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑडिटर मैनुअली प्रोसेस द ट्रांजेक्शंस, कंपेयर द रिजल्ट विद द क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस्ड इस रिजल्ट्स, यानी वो आप एक बार मैनुअली ट्रांजेक्शंस के रिजल्ट उनके दिमाग में होते हैं या फिर लिख लेते हैं और साथ में कंप्यूटर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बिकॉज ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन कैन बी ऑर्डिनरली बी टेस्टेड, इसमें आप बहुत ज्यादा सैंपल्स टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप बार बार सब चीजों का प्रिंट निकालेंगे, चेक करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, चेक करेंगे, इट्स अ वेरी कम्बर्सम एक्सरसाइज फ्रॉम द ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट इज कंट्रोल मस्ट बी क्वेश्चंस, अब आपके जो क्वेश्चंस में आप अपने इफेक्टिवनेस जो होती है, मतलब आपने जो टेस्ट किया है, जो कंट्रोल्स के जो टेस्ट किए उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। द कंप्यूटर इज ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉक्स, ये आपके लिए कीवर्ड्स है, यहाँ पे कंप्यूटर को ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ आप इनपुट और आउटपुट को इवैल्यूएट करते हैं, सिस्टम उसको कैसे प्रोसेस करता है आपको नहीं पता, आप सिर्फ वो देखते हैं कि चलो वेंडर के में एक परचेज रिकॉर्ड किया, अब वो वेंडर के लेजर में एज अ आउटपुट वो परचेज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, वेंडर का अकाउंट बढ़ा कि नहीं, अगर हमने पेमेंट किया तो वेंडर का अमाउंट घटा कि नहीं, ये सिर्फ आप ये करते हैं, चेक कर सकते हैं अगर ये अराउंड द कंप्यूटर है। हमको लगता है कि आपने जो भी अभी तक ऑडिट कराए होंगे, हार्डली अभी जो भी ऑडिट हम लोग की होती है उसमें 100% थ्रू द कंप्यूटर नहीं होती, कहीं ना कहीं अराउंड द कंप्यूटर होती है, कहीं ना कहीं वो हमसे प्रिंट आउट मांगते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ट्रांजेक्शन्स की लिस्टिंग मांगते हैं अलग से, जो हम सिस्टम से निकाल के उनको एक्सेल में या प्रिंट आउट करके देते हैं, ठीक है। यानी कि 100% वो अभी भी चीजों पे नहीं कर पाते, थ्रू द कंप्यूटर नहीं कर पाते, वो अराउंड द कंप्यूटर ही कर पाते हैं क्योंकि उनका रिलायंस इनपुट और आउटपुट पे होता है। दूसरा होता है थ्रू द कंप्यूटर, का मतलब होता है इट्स अ कॉन्करेंट ऑडिट होता है, यूजेस द कंप्यूटर टू टेस्ट द प्रोसेस लॉजिक एंड कंट्रोल विद इन द सिस्टम। अब यहाँ पे आप जो सिस्टम के अंदर जो आपने कंट्रोल्स या लॉजिक लगाए हुए हैं, अब उसको चेक किया जाता है, या जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड होते हैं उसको चेक किया जाता है, ये ऑन गोइंग होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, पूरे फुल होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप प्रोसेस करते हैं टेस्ट डाटा, यानी आप एक वेंडर के लिए एक इंफॉर्मेशन, एक ट्रांजैक्शन डालते हैं, एक कस्टमर के लिए डालते हैं, एक बैंक में डालते हैं, एक वेजेस के लिए डालते हैं, और साथ में आप क्या करते हैं, पहले तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन इन किया, फिर आप जीएल पे जाके चेक करते हैं, जब जीएल की चेकिंग कंप्लीट हो जाती है तो टीबी पे इम्पैक्ट चेक करते हैं, टीबी पे इम्पैक्ट जब चेक हो जाती है तो पीएलबीएस पे आप बैलेंस चेक करते हैं, मतलब उसके इम्पैक्ट चेक करते हैं, नॉट बैलेंस, इम्पैक्ट चेक करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप प्रोसेस को चेक करते हैं। फिर पैरेलल सिमुलेशंस, पैरेलल सिमुलेशन का मतलब दूसरे जगह पे एक डमी कंपनी बना के भी आप चीजों को चेक कर लेते हैं। फिर ये बोलता है जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं इसके लिए, यानी आप क्लाइंट के सिस्टम पे नहीं बैठते बल्कि क्लाइंट के सिस्टम से कोई डेटा लेते हैं। अभी जो भी बंदा ऑडिट करता है, या तो देखिएगा अभी आप लोग से, अभी पता नहीं आप लोग ऑडिट एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा डील करते हैं, आप लोग से जीएल डंप मांगता है, कुछ आइडिया है जीएल डंप का?
जो अभी ऑडिट करने आते हैं? प्रसाद भाई? जी सर। Prashad bhai, you have any idea? Nowadays, the auditor is asking, give me the GL dump. What they will do? Probably they'll be asking, taking some samples. That's how they normally take it. But No, GL dump. GL dump is not for the testing the samples. GL dump is testing the process, entire cycle, entire chain. Because GL dump is the detailed of all the transactions, which they will put into their system and they will check the validity of your trial balance. It means they are going to check the completeness of your books. ठीक है, ये बहुत आज के टाइम पे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक फॉर द ऑडिटर्स. आनंद भाई? अमरेश भाई? ऐसा है ना? हाँ. तो बेसिकली उनके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो होती है वो कंप्लीटनेस चेक करने की होती है, क्योंकि वो क्या होता है कि आप कभी कभी लास्ट में कोई एक जेवी मार के अपना बैलेंस इधर उधर मैच करा देते हो. हाँ, मैच करा लेते वो. हाँ, ईयर एंड पे सब करके. हाँ, लेकिन जब वो जीएल डंप लेते हैं ना तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस जब वो अपने सिस्टम में डालते हैं ना तो सिस्टम उनको बता देता है कौन से जनरल ट्रांजैक्शन है, कौन से परचेज बेस्ड हैं, कौन से प्रॉपर मतलब चैनल से गए हैं यानी प्रोसेस से गए हैं, कौन सा आपने एक्सटर्नल जेबी मारी है. सिस्टम के पास इतना इंटेलिजेंस है, सिस्टम को इस तरह से डिफाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है कि सिस्टम उन सारे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके बता देता है. ठीक है, अभी मैंने पीछे भी ऑडिट कराई थी तो उन्होंने बकायदा ये भी निकाल लिया कि कौन से ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने में मैंने कितना टाइम लगाया और जनरली हमारे सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन के क्या टाइम फ्रेमवर्क थे और हमारे एक्सेप्शनल्स जो थे फिर उसकी हमसे उन्होंने रीजनिंग मांगी. फिर कुछ एब्सर्ड अमाउंट के ट्रांजैक्शन थे जिसका पीछे कोई ट्रेल मैच नहीं हो रहा था. जनरली क्या करता है वो सिस्टम को ऐसे बताया जाता है कि पीओ है, पीओ से एपी है, एपी से पेमेंट है, तो सबका ट्रेल मैच हो जाना चाहिए. अब वो बीच में उन्होंने देखा सिर्फ एक जेबी मार के एपी बना के पेमेंट किया तो फिर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी कंप्लीटनेस मिसिंग है, इसकी पूरी चेन मिसिंग है. मतलब दे आर गोइंग इन दैट लेवल. तो इफ दे डू इट विद द सिस्टम देन दे कैन डू, अदरवाइज अराउंड द सिस्टम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अराउंड द सिस्टम में उनके पास क्या होता है, सिर्फ आउटपुट्स होते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं या फिर इनपुट होती है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पूरा प्रोसेस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते. जी सर, इसमें ये है कि वी शुड इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन, दैट्स हाउ वी कैन बी कंप्लीट. नो, द चेन इज नॉट ब्रोकन. Blockchain has nothing to do with this kind of audit. No, it is to come in audit maybe 10 years down the lane, not immediately. Maybe we have not seen, but maybe there can be a possibility. As of now, they are not using it because the systems are very easy. Systems are like, they have the customized system. They will take the GL dump from you. They will test it there. The system will manipulate and generate the reports. Then after they start comparing with your results, your TB. If they find any absurds, if they find any variances, they will come to you, ask for the reasonings and clarifications. That's the current situation. Yes, maybe. And there is another process is creations of an integrity test facilities that is also part of कंप्यूटर थ्रू द सिस्टम. इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज के मतलब वो जो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनकी प्रॉपर लिंकेज एस्टैब्लिश करना कि ये हो क्यों रहा है और ये आ कहाँ से रहा, इनेबल किस वक्त होता है ये ट्रांजैक्शंस. प्रोग्राम एम्बेडेड विद ऑडिट मॉडल्स. प्रोग्राम एम्बेडेड विद ऑडिट मॉडल्स का मतलब होता है कि जो हम सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं उसमें भी हम एक अलग से एक मॉडल्स बैठा सकते हैं जिसमें हमारे जो भी हम ट्रांजैक्शन उसमें करते हैं उसकी एक ट्रेल बननी चाहिए और वो ट्रेल सिस्टम पे अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, तो ये सिस्टम के अंदर की फीचर्स है. बोला CAT कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स इसका नाम है. मे बी सिस्टम और ट्रांजैक्शन बेस्ड, या तो सिस्टम के ऊपर हो सकते हैं नहीं तो ट्रांजैक्शन के ऊपर. मे प्रोवाइड ऑटोमेटेड मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. इसमें पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड भी हो सकता है जिससे आपके ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए, समझा जाए और अगर उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज है या कुछ वेरिएंसेस है तो उसको वो आइडेंटिफाई करें.
फिर बोल रहा है कि टेस्ट डेटा कंसिस्ट द सेट ऑफ द डमी इनपुट्स कंटेन विद गुड्स एंड बैड डेटा एलिमेंट्स। अब जब डमी ट्रांजैक्शंस करते हो तो सिस्टम को आप कंफ्यूज करने भी करते हो और सिस्टम से एक्यूरेट रिपोर्ट्स भी लेने के लिए करते हो, तो गुड्स एंड बैड डेटा एलिमेंट डालते हो। दिस अप्रोच सब्जेक्ट टू द ऑडिटर्स क्रिएटेड डेटा टू द क्लाइंट्स प्रोग्राम करते हैं। द ऑडिटर कैन असेस द कंट्रोल एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन बाय ऑब्जर्विंग। अगर आपके सिस्टम में सारे कंट्रोल्स हैं वो सबको चेक करेंगे, टेस्ट करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, उनको पता चल जाता है अप्रूवर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, अप्रूवर के बाद आगे इसकी प्रोसेस कैसे हो रही है, तो वो सारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वेदर द गुड ट्रांजैक्शंस आर करेक्टली प्रोसेस्ड और नो एंड हाउ वेल द बैड्स इनपुट को वो हैंडल करता है। यानी कि बैड इनपुट्स का मतलब कि मान लो कि एकदम नॉर्मल फ्रैक्शंस में कोई ट्रांजैक्शन आपने इनिशिएट किया तो सिस्टम उसको कैसे हैंडल करता है, ठीक है। या फिर सिस्टम में कहीं पे जाके आप राउंड ऑफ करते हैं, मेनली अब आपका 10 रुपया 44 पैसे का पेमेंट है और अगर 10-50 आप करना चाह रहे हैं तो सिस्टम अगर 10-50 अलाउ करता है तो किस सीन में करता है, तो वो सारे टाइप्स के जो भी एल्गोरिदम है उसको वो चेक करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट आपने सिस्टम के साथ बनाई हुई है उसको वो चेक करते हैं। द टेस्ट मस्ट नेवर बी mingled with the real data और real data के साथ नहीं करते, तो टेस्ट डेटा must not be allowed with the interface with the production processing, तो वो टेस्ट इन्वायरमेंट में करेंगे, मॉनिटरिंग बाय द आईटी प्रोफेशनल और आईटी प्रोफेशनल के प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। when the audit employees are टेस्ट चेक, तो जब वो टेस्ट चेक करते हैं तो वो हमेशा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करेंगे, टेस्ट इन्वायरमेंट में करेंगे, प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो आईटी के सुपरविजन में करेंगे। पैरेलल सिमुलेशंस का मतलब होता है क्लाइंट डेटा टू ऑडिटर्स क्रिएटेड प्रोग्राम्स, यानी क्लाइंट का डेटा को लेके ऑडिटर्स अपने प्रोग्राम पे रन करते हैं। द गोल इज टू डिटरमाइन वेदर द डेटा सब्जेक्ट टू प्रोसेस दैट आर क्लाइंट क्लेम द एप्लीकेशंस परफॉर्म्स, जो क्लाइंट ने अपना रिजल्ट्स दिया और आपके जो रिजल्ट्स है दोनों प्रॉपर हैं कि नहीं। पैरेलल सिमुलेशंस रिक्वायर दैट ऑडिटर टू हैव अ कंसिडरेबल टेक्निकल नॉलेज। द ऑडिटर आल्सो मस्ट हैव एक्सटेंसिव कम्युनिकेशंस विद द क्लाइंट पर्सनल्स टू लर्न द डिजाइन फंक्शन टू द एप्लीकेशंस बीइंग imitated. The parallel simulations require an auditor to have a considerable technical knowledge. The auditor must have the extensive communications with the client personnel to learn the design functions of the applications being imitated. सर पैरेलल इसके लिए पैरेलल सिमुलेशन रन करने के लिए उसको शायद हो सकता है कि जो क्लाइंट की आईटी टीम है या उनसे उनको समझना पड़ेगा कि इसकी जो फ्लो है इसमें कैसे डेटा का फ्लो बनता है, ताकि जब वो अपने पास टेस्ट डिजाइन करे तो वो सेम प्रोसेस को फॉलो करे, तभी जाके उनका रिजल्ट कंपैरेबल हो सकता है। अब ये थोड़ी सी पैकेज के बारे में पढ़ लें। जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस पैकेज होता है एक तरह का लाइक अदर सॉफ्टवेयर की तरह होता है। अलाउ द ऑडिटर टू लोड द कॉपी ऑफ द क्लाइंट प्रोडक्शन डेटा ऑनटू द कंप्यूटर्स ओन कंप्यूटर एंड परफॉर्म द वेरियस एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये सिंपल कॉपी पेस्ट प्रोसेस है, आपसे डेटा लेते हैं वो अपने यहाँ पे डालते हैं। द ऑडिटर कैन सर्च फॉर द डुप्लीकेट रिकॉर्ड, गैप इन द न्यूमरेसी, सीक्वेंस रिकॉर्ड, हाई मॉनेटरी वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये उनकी सैंपल सिलेक्शंस के प्रोसेस है। Suspect the vendor's number, control total can be calculated, the balance can be satisfied for the receivable testing also। तो ये सारे जो टेस्टिंग जब भी आप कोई ऑडिट के लिए जाते हैं या जब भी कोई ऑडिटर आपके लिए पास आता है तो ये सारे उनके मिनिमम चेक्स होते हैं कि वो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन को निकाले, साथ में जो सस्पेक्टेड वेंडर है या जिसका वेंडर नंबर सेम है, बंदा 2 है, बंदा 1 है, मतलब बंदा 2 है, उसके वेंडर के उसके कंट्रोल नंबर 1 है, तो इन सारी चीजों को वो निकालते हैं। दूसरा उन सिस्टम का एक अपना सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है, उसमें वो देखेंगे कौन से सीक्वेंस मिसिंग है, फिर उसको निकालेंगे, या कौन से ट्रांजैक्शंस डुप्लीकेट है, या उसको सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा। द लीडिंग गैस पैकेज, गैस मतलब जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर पैकेज कौन से हैं, ऑडिट, कमांड लैंग्वेज एंड आइडिया, इंटरेक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस। तो ये नाम है, ठीक है, अगर याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। तो ACL एंड आइडिया नाम रखिएगा यार। द हैजर्ड्स लाई इज इन इंश्योरिंग दैट द डेटा ऑब्जेक्ट्स आर सम रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड। कंट्रोल डेटा, कंट्रोल टोटल्स एंड अदर मेथड्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस। जब आप डेटा लेते रहेंगे उस वक्त डेटा की कंप्लीटनेस लेते वक्त आप इंश्योर कर लीजिएगा।
उसके बाद बोल रहा है जी स्प्रेडशीट एनालिसिस का मतलब होता है ये माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस है दैट परमिट्स द इजी एनालिसिस ह्यूज नंबर ऑफ द क्लाइंट डेटा एंड परफॉर्म फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस आल्सो कॉल्ड द सेंसिटिविटी एनालिसिस। वो चेंज करके चेक करते रहते हैं कि चीजें कैसे काम करती है। अब यहाँ पे एक ITF टेक्निक्स है, ये नाम बड़ा जरूरी है याद रखने का। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑडिट जो है, ऑडिटर एक डमी फाइल्स बनाते हैं। ऑडिटर क्रिएट द डमी फाइल्स। उस फाइल्स के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, वेंडर होता है, एम्प्लॉइज होता है, प्रोडक्ट्स होता है ऑन दी लाइव प्रोडक्शन सिस्टम पे। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन वेदर द रियल टाइम सिस्टम कंटेन द एडिक्वेट कंट्रोल्स और नॉट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरी फाइल बनाते हैं सिस्टम पे ताकि वो सिस्टम के प्रोसेस को चेक कर सके, कंट्रोल्स को चेक कर सके कि सही काम कर रही है कि नहीं। ऑल ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद द डमी फाइल्स आर प्रोसेस्ड बाय देम in the live system and the auditor can observe the results। वो पूरे सारे ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म किया जाता है लाइव इन्वायरमेंट में and they can see the results। The entry requires the great care of ensure that no transaction associated with the dummies are included in the production report and output। ये भी साथ में इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमने इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज किया था वो उनके जो भी हमने डेटा या इनपुट उसमें डाला है वो इनपुट या डेटा जो है रियल इन्वायरमेंट में रियल इनपुट के साथ जाके मिंगल नहीं हो जाए। दूसरा होता है एन एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल जो होता है इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम। ये एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर ही होता है। ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमने परफॉर्म किया और उस परफॉर्म करने में जो भी चीजें की मिसिंग रहेगी वो हमें बता देगा। तो द एडवांटेज की यहाँ पे हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाएगी, हमारी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो जाएगी पहला। लेकिन इससे क्या होगा, द एडवांटेज द ऑडिट बुक मस्ट बी प्रोग्राम इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परमिट द इंसर्शन ऑफ ऑडिट मॉड्यूल्स। तो यानी इसके लिए आपकी प्रोग्राम हैवी हो जाएगी और साथ में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में OS में ही आपको ऑडिट को डिजाइन करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाए। एप्लीकेशन ट्रेसिंग uses features of programming language in which the applications are written. Tracing aids computer program in following the step-by-step operation of a computer program source code. It can use by the operator for the some purpose. ये कोई कंप्यूटर कोई कोड से ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम मैपिंग करते हैं। सिस्टम मैपिंग इज सिमिलर टू द एप्लीकेशन ट्रेसिंग। ट्रेसिंग की तरह ही काम करते हैं। बाय मैपिंग इज परफॉर्म्ड बाय द अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ बाय द ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर नहीं करके बल्कि कोई और प्रोग्राम में सेम चीज को रन करेंगे। द मैपिंग प्रोग्रामिंग सर्च फॉर द अनयूज्ड कोड। फॉर एग्जांपल द फ्रॉड माइट बी कमिटेड बाय द अनएक्सिक्यूटेड प्रोग्राम कोड एंड दैट इज एक्टिवेटेड इफ द scrupulous programmer becomes the dissatisfied or is terminated। तो ये सिस्टम मैपिंग जो हमको लग रहा है कि वो किस तरह काम करता होगा कि ये ऑडिटर नहीं करके कोई और करेगा। यानी आपको एक ऐसा प्रोग्राम साथ में रन करना पड़ेगा जो जिसके रिजल्ट्स और आपके रिजल्ट्स जो होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए और जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वहां से पता करेगी। एक बार फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसका कोई एग्जांपल्स है क्या। सॉरी, इसके बारे में मैपिंग सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कनेक्शन होता है, उसको मैप करवा लेते हैं, डाउनलोड आप कर सकते हैं। अच्छा, नहीं सिस्टम मैपिंग का कोई एग्जांपल्स है क्या? एग्जांपल ने इसमें मिराज में इसमें क्या होता है कि जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं ना, उनके जो सिस्टम होते हैं, अब सारे जो इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि फंक्शनैलिटी के हिसाब से सिस्टम लगाए जाते हैं। कोई किस मॉड्यूल को कवर कर रहा होता है, कोई एक सेल को कवर कर रहा होगा, कोई परचेज को कवर कर रहा होगा, कोई पेरोल को HR को कवर कर रहा होगा। उसको फिर आपस में इंटीग्रेट किया जाता है फाइनल जो ERP है उसके साथ। अच्छा, इनको बिल्कुल राइट, इनको जनरल लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है कैसे? सिस्टम मैपिंग इज द क्रिएशन ऑफ विजुअल डुप्लीकेशन depiction of system such as its relationship and feedback loop। इसको अगर आप ऑडिट की जो ये कहना चाह रहा है ना, इसमें ये क्या होता है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्सेल के अंदर उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया होता है जिसमें वो ट्रांजैक्शंस का डाटा एंटर करते हैं और वो जाके एक उनका डमी ट्रायल बैलेंस बनता है और वो बाद में उसको थ्रू
रिपोर्ट वेरीफाई करते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करता है फाइनल ईयर के अंदर। तो ये शायद उसी के रिलेटेड कुछ कहना चाह रहा है। आनंद भाई कुछ आप भी आइडिया दो। मिराज भाई इसका नहीं है आइडिया मैपिंग का। मैं जो गूगल की मैपिंग में पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वो इसी तरह से है कि अपने मतलब सिस्टम का जो डुप्लीकेट बना के चेक करने का तरीका है। ओके, वो डमी सब इनपुट्स डाल के। हाँ मेरे को वही लग रहा है, बट फिर भी आई कैन से कि एक बार आप भी अगर पढ़ लेते कहीं पे तो बेहतर होगा। ये वही है मिराज भाई, ये ऑडिट में वही है बेसिकली। मोस्टली जितने भी ऑडिटर्स मैंने देखे हैं उनके पास एक एक्सेल का फाइल होता है, उसमें वो डाटा इंसर्ट करते हैं और वो सारा प्रोसेस रन करते हैं। यानी हाँ। वो बनी होती है एक्सडी टाइप फाइल बनी होती है। हाँ वो मैंने देखा है। हाँ ये वही उसी के बारे में कह रहा है। और वो सारे मॉड्यूल्स का डाटा लेंगे, सेल का भी लेंगे, परचेज का भी लेंगे, एसेट की भी ट्रांजैक्शन लेंगे और फिर उनका भी लेके सबको फिर वो टेस्ट करते हैं कि ये वाकई सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ हो सकता है। एक्चुअली ये आईटी डिपार्टमेंट में यूज करते हैं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, कुछ डाटा वगैरह मैप करा के रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। पता नहीं, मैंने रीडू कर दिया है। रीडू करने का मतलब है कि एक बार फिर से चेक कर लिया जाएगा कोई और टेक्स्ट से जो थोड़ा सा सिंपल हो और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये मैंने रीडू लिख दिया पॉइंट। स्टोरेज कंट्रोल तो आपको पता होगा कि जो आप जो चीजें बनाते हैं, जो आपके आउटपुट्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं या प्रोसेस होते हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ता है। अब उससे रिलेटेड कंट्रोल्स आपको जानने हैं। तो उन्होंने बोला प्रोग्राम का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोग्राम जो आप बनाते हैं उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कंप्लीट एंड अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल द प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड ऑपरेटिंग प्रोसेस। एसोसिएटेड ऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब उसकी ब्लूप्रिंट। नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा प्रोग्राम प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर प्रोग्राम मेंटेन अगर प्रॉपर है तो उसमें क्या होगा, आप जो चीजें करेंगे, जो आपकी प्रोसेस होगी वो प्रॉपर हो जाएगी, वो कंटिन्यूअस होगी और कंसिस्टेंसी के साथ होगी। कंसिस्टेंसी के साथ ये मतलब ये होता है कि वो हमेशा एक टाइप के ही रिपोर्ट्स देंगे, रिजल्ट्स देंगे। अब इन्होंने बोला कि डुअल राइट रूटीन, द डेटा कैन बी रिस्टोर्ड ऑन 2 सेपरेट फिजिकल डिवाइस। अब ये क्या होता है कि 2 फिजिकल डिवाइस में लिखने का मतलब ये होता है कि अगर एक डेटा अगर खराब हो गया तो दूसरी जगह से आप डेटा को कॉपी कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव सो दैट मिसहैप्स ऑफ वन प्लेस डू नॉट डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेट। यानी कि 2 लेवल पे डेटा का बैकअप होना चाहिए या रिटेन होना चाहिए। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड टू द टेक्नोलॉजी नोन रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क। ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे कहा जाता है डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी that combines the multiple hard disk component into the single logical unit of the purpose of data redundancy and performance or both। तो बहुत सारे स्टोरेज एक जगह पे कनेक्टेड रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस भी स्पीड हो जाती है और आपके डेटा रिडंडेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो स्पेशली हम यही बोलना चाहेंगे कि ये डेटा को स्टोरेज करने की निंजा टेक्निक है। Now, spooling refers to the sending data to an intermediate storage that is accessible by the peripheral device when needed। तो स्पूलिंग का मतलब यहाँ पर आपने डेटा डेली सेव करते हो और उसके बाद किसी प्लेस बी पे यानी प्लेस ए पे जो आपके डे टू डे ट्रांजेक्शंस होते हैं और ईयर एंड मंथ इस पे का डे एंड पे या फिर आपने कोई इंटरवल पे कोई और प्रोसेस रन किया हुआ है, उस पे क्या है, यहाँ पे जो बी लोकेशन पे जो दूसरा एक डिवाइस है या दूसरा स्टोरेज प्लेस है वहां पे जाके ये अपडेट होता रहता है। फॉर एग्जांपल, प्रिंट फाइल आर स्पूल्ड टू एन इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर द प्रिंटर टू एक्सेस व्हेन इट्स रेडी टू प्रिंट। तो अभी आप यहाँ पे कब देखेंगे, ये आपको जब आप नेटवर्क प्रिंटर पे काम करते हो, 4-5 लोग प्रिंटर को शेयर करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप प्रिंट देके छोड़ देते हैं, वो स्पूल में पड़ा रहता है। वहां से जब आपका प्रिंटर खाली रहता है या जिस पर आप देखते हैं प्रिंटर के पास बंदे नहीं, आप जाते हैं अपना प्रिंट कर लेते हैं।
This differs from a dual write routine. The data is pulled to associate physical device to the shortened processing time rather than for the purpose of data protection. तो इस पुलिंग में जो डेटा रहता है वो शायद 24 आवर्स के लिए वैलिड हो, ठीक है। तो ये मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे डेटा बैठ के पड़ा रहता है। अब बात आती है जी स्टोरेज कंट्रोल्स में एक वैलिडिटी चेक्स भी होती है। तो इन्होंने बोला कि हार्डवेयर दैट ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा कंपेयर्स इट्स बिट्स ईच टाइप ऑफ द परमिसिबल। तो उसके लिए पीछे आपने वो हार्डवेयर में क्या होता था, इको चेक था, दूसरा था रीड एंड राइट चेक था, 3-4 तरह के चेक्स थे हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो आप जब उसको एक नोड से दूसरे नोड्स पे जब डेटा को ट्रांसमिट करते तो सिस्टम चेक करता था कि हाँ भाई ये डेटा प्रॉपर हमारे पास जा रहा है और हमको रिसीव हो रहा है। तो वैलिडिटी चेक्स जो होता है वो हार्डवेयर होता है दैट ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा, कंपेयर इट्स बीट ईच टाइप ऑफ द परमिसिबल कॉम्बिनेशन टू डिटरमाइन वेदर द कंस्टिट्यूट ऑफ वैलिड स्ट्रक्चर। यानी जिस फॉर्म में उनको डेटा चाहिए उस फॉर्म में डेटा उनके पास ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं, ये इसको चेक करते हैं। फिर फिजिकल कंट्रोल, माउंटिंग हार्ड ड्राइव इन अ फिजिकली सिक्योर रूम and storing portable media is logged storage area are vital for preventing the compromising of the confidential data। तो आप physical protection देंगे। snapshot copy of often snapshot copies यानी फोटो निकालना, often used data files are sometimes made to allow a file to be used whether it is being backed up, however the risk is such file may not be current। तो जब आप बैकअप लेते हैं तो that is a kind of स्नैपशॉट। तो जो बैकअप जो हम लोग लेते हैं समटाइम इट्स नॉट करेंट बट वहां पे आपके सब्सटेंशियल डेटा मिल जाते हैं। पीछे में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ ली थी। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या था कि हमारे पास जो है हमारे लिए दूसरा बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर देता था, हमारे लिए सॉफ्टवेयर देता था, हमारे लिए सब कुछ देता था और पे पर यूज है, जितना यूज कीजिएगा उतना पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हाँ उसमें ए था पहला जी, और दूसरा लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्टोरेज था, नेटवर्क था, प्लेटफॉर्म था, ठीक है, सब उसमें था, ठीक है। तो 3 वाले प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट वन कोई और बोल दे, मैं भूल गया। नेटवर्क भी था, नेटवर्क नहीं था, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, 3 थे। चले अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग में नेटवर्क एज अ सर्विस है कि नहीं है। CLOUD क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क एज अ सर्विस। हाँ वो तो ये हो गया ना सॉफ्टवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क एज अ सर्विस, ठीक है भाई जी। उसके एक्चुअल में ऊपर में 3 थे, उसके आगे में कम से कम 10 है, ठीक है। ऊपर में 3 है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म है और सॉफ्टवेयर है। हाँ अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जो है आगे नेटवर्क है। देखिए पहला नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म है, सर्विस है, ठीक है। अब इसके आगे में स्टोरेज एज अ सर्विस भी आता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, मतलब कोई उसमें डिफरेंट बातें नहीं थी। ओके जी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अब हमको स्टोरेज एज अ सर्विस समझना था, इसीलिए इन्होंने स्टोरेज केस में डाला है। Organizations are relieved from the need of manage the storage of both application and both data because of all the software and data may need to be allocated on the internet. The cloud computing is defined as the standardized IT capability, service, software, infrastructure delivered via the internet for pay per use and self-service way. ठीक है। The advantage is that lower infrastructure investment and the maintenance cost increase the mobility and lower personal utility cost. Disadvantage यही होता है कि is a less control than over the internal IT department, more difficultly ensure the data security and privacy and less compatibility with the existing tools and software. ये कुछ disadvantage भी थे।
आइए हम सिक्योरिटी मेजर्स एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में सुने। तो सबसे पहले कोई आदमी मेरे को ये बताता है कि कभी भी किसी कंपनी का जब बीसीपी डिजाइन किया जाता है तो उसमें क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं। किसी ने अभी तक बीसीपी के डिजाइन में काम किया है क्या? सर बीसीपी या डिजास्टर रिकवरी एक ही है। देखिए, डिजास्टर रिकवरी जो है ना वो बीसीपी के अंदर आता है या क्राइसिस मैनेजमेंट बोला जाता है। एक डिजास्टर रिकवरी होता है, डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस कहा जाता है, उसका नाम होता है डीआरपी। एक होता है क्राइसिस मैनेजमेंट, एक होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, एक होता है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। तो जो किसी कंपनी में अगर बीसीपी किया जाता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे की वर्ड ये होता है, सबसे की काम ये होता है कि दे हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द क्रिटिकल फंक्शंस फॉर देम सो दैट दे कैन सर्वाइव, दे कैन कीप देयर एग्जिस्टेंस लाइफ। तो वो सबसे पहले उनको इंश्योर करना पड़ता है और साथ में पर्सनल्स को इंश्योर करना पड़ता है क्योंकि बंदे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बीसीपी जब भी आप कोई प्लान लिखते रहेंगे या किसी कहीं पे जाके चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे क्रिटिकल बिजनेस क्या है और साथ में इन्होंने बंदे बचाने की क्या क्या टेक्निक्स बना रखी है, क्या क्या इन्होंने कंट्रोल्स रखे हैं। तो ये अभी देखेंगे हम लोग। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि इनहेरेंट रिस्क ऑफ द इंटरनेट। तो इनहेरेंट रिस्क जो होता है वो होता है जो उससे एसोसिएटेड, उसके अंदर इनबिल्ट होता है। तो पहला तो पासवर्ड अटैक हो सकता है। तो बोला है कि ब्रूट फोर्स अटैक्स यूजेस द पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर to try the large number of the later number combination to access the network. The simply variation of the use of password cracking is that tries all the words in the dictionary। ये सारा वहाँ पे combination permutation का है। दूसरा होता है passwords also may be compromised by the Trojan houses IP spoofing। ये थोड़ा सा मेथड बताया गया है कि कैसे ये हो सकता है। स्पूफिंग जो होता है वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ताकि आप उनको दे सकते हैं। स्निफिंग इज द यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू eavesdrop on information sent by the user to host computer for the website। स्निफिंग भी उसी का भाई होगा, पासवर्ड चुराने का। मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है, दूसरा तरीका होता है द मैन इन द मिडिल अटैक टेक एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क पैकेट स्निफिंग एंड रूटिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। तो जो एक बंदा बैठा होता है जो आपके डिफाइन एड्रेस को चेंज कर देता है। दिस अटैक में बी यूज्ड टू स्टील डेटा, ऑब्टेन एक्सेस, चुराने के लिए, एक्सेस लेने के लिए ड्यूरिंग द राइटफुल यूजर्स एक्टिव सेशन। जब कोई बंदा एक्टिव रहता है सेशन का, उस टाइम में दे अटैक्स। They analyze the traffic of the network to learn about the operations and the users, insert new data and modify the data being transmitted। Inscriptions अगर इफेक्टिव है तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ये आप इसको मतलब इफ योर इंक्रिप्शन इज इफेक्टिव देन ये मैन इन मिडिल वाला अटैक को आप रोक सकते हो। तो इन्होंने बोला कि द इनक्रिप्टेड डेटा विल बी यूजलेस टू द अटैकर्स अनलेस इट इज बीइंग डिक्रिप्टेड। तो अगर वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, और इनक्रिप्ट होता है पब्लिक की, प्राइवेट की से, और डिक्रिप्ट होता है पब्लिक की से। तो ये भी उनके डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब होता है इज अटैक is an attempt to overload an organization network so that many messages that will not cannot functions। तो इसमें क्या हो जाता है, चीजें सिस्टम क्रैश हो जाती है, इसीलिए उसको डेनियल ऑफ सर्विस बोला जाता है। The DDoS, the distributed denial of service attacks, come from the multiple sources. For example, the machine of the several innocent parties affected by the Trojans। ये हो सकता है may be essentials, may be established as many networks connections are possible to exclude other users, thus overloading primary memory and corrupting the file। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके मेमोरीज को करप्ट कर देते हैं। अब बात आता है कि यूज द डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब होता है आप अपने डेटा को कोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड यूजर्स मे स्टिल बी एबल टू एक्सेस, but without the encryption key they cannot decode it। So encryption may be either hardware or software based। two major type of encryption software exist करता है। पब्लिक की जो होता है वो उसको asymmetric भी कहा जाता है। is the encryption key is the more secure for the two because it requires the two, दो की चाहिए होता है, एक encrypt करने के लिए, दूसरा decrypt करने के लिए। Public key for coding the message in the widely known
but the private is the decoding message is kept secret by the recipient. तो पब्लिक की जो कोड करने के लिए और प्राइवेट की उसको डिकोड करने के लिए. The party who wish to transmit codes message must be algorithmically related pairs of the public and private key. दोनों के combinations होने चाहिए. The sender use the recipient public keys obtained from the directory to encode the message and transmit the message to the recipients, or the recipient use the public keys and related private keys to decode the message. ठीक है, तो यानी कि कॉम्बिनेशन में इनकोड होगा और डिकोड होगा. Neither party knows the other's private keys. The related public key and the private key is the pair issued by the certificate authority. The third party, that is the fiduciary, जिनकी मतलब थोड़ी वैल्यू वाली पोजीशन होती है, गुडविल वाली पोजीशन होता है, वेरी शाइन ट्वीटे, ये इसके कंपनी है. However, the private key is issued only for the one party. RSA named for the developer Revest, Shamir and Adlam is the most commonly used public key methods. अब इसका एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ. कभी कभी आप लोग को बैंक से एक टोकन मिलता है और टोकन के पीछे लिखा होता है RSA, तो एक्चुअल में वो एक तरह से कौन सी की होती है, वो आपकी प्राइवेट की होती है. तब जाके आप अपने बैंक के ट्रांजेक्शन्स को वहां से अप्रूव करते हैं. अब बात आ जाए जी, यहाँ पे अभी तक चीजें पढ़ी थी पब्लिक की. प्राइवेट की जो होता है वो क्या होता है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज लेस सिक्योर बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड ओनली की ऑफ ईच पेयर ऑफ पार्टी दैट वांट टू सेंड द ईच अदर सेकंड मैसेज. डेटा इनकोड इंक्रिप्शन सिस्टम्स a shared private key method developed by the US government was the most prevalent secret keys method. It is based on the number of 56 binary code. ठीक है, तो ये उसके बारे में सिर्फ ये है. तो इनके बारे में भी यही है कि इट्स सिमेट्रिक होता है. ये क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है. तो यहाँ पे वर्ड एसिमेट्रिक यूज किया गया है, यहाँ पे वर्ड सिर्फ सिमेट्रिक यूज किया गया है. ठीक है, ये थोड़े से कम सिक्योर हो जाते हैं. TRICE DES data encryption standards was designed as a replacement for the DES based on the DES algorithm is effective key through the strength of 160 is the symmetric key algorithm designed as a replacement of, and it is used worldwide by the US government organization to protect the sensitive information. तो private keys जो होता है वो symmetric encryptions होते हैं, अब पहला वाला asymmetric होते हैं. ठीक है, तो ये नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पे डेटा को जो होता है इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है. जो हम लोग सबसे ज्यादा बैंक के कीज वीज जो यूज करते हैं वो पब्लिक कीज के थ्रू काम करते हैं. अब फायरवेल आप लोगों को पता होगा, इट इज लाइक अ सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो आपके नेटवर्क के अंदर किसी एक्सटर्नल बंदे को घुस के काम करने से रोक लेता है. अ फायरवेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट सेपरेट an internal network from an external such as the internal prevent the storage of the traffic deemed suspicious. And two principal type of firewall as network firewall and application firewall. दो टाइप के फायरवॉल आप यूज कर सकते हैं. तो ये फायरवॉल आपके नेटवर्क को एक्सेस करने से बचाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ. The firewall system ordinarily produce the reports on the organization void internal use exceptions report for the unused users pattern system penetration attempts. ये सारे इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाते हैं जो कि यूजफुल हो जाता है ताकि आप इसको यूज करके अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. फिर आता है नेटवर्क फायरवॉल टू रेगुलेट द ट्रैफिक टू द इंटायर नेटवर्क सच एज द ऑर्गेनाइजेशन LAN. The firewall examine each query and depending on the rules set by the network security administrator design entry to the network based on the sources destination. and उसमें define कर दिया जाता है कि यहाँ से डेटा आएगा तो उसको डिनाई कर देने का. Query from the particular source address that repeatedly fails to gain access to the network might indicate as a penetration attempt. कोई एक ऐसा नेटवर्क जो बार बार आपके नेटवर्क में पेनिट्रेट करने का ट्राई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन अटेम्प्ट. उसके बाद फायरवॉल कैन नोटिफाई द नेटवर्क सिक्योरिटी पर्सनल की हु इज ट्राई टू
मतलब हु विल इन्वेस्टिगेट, ठीक है, और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन देगा कौन आपके इसमें घुसने का कोशिश कर रहा है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज डन करना चाहिए इज इन यूनिसन टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी वीकनेस दैट रिक्वायर्स फिक्सेस। जो आपके वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग होनी चाहिए जिससे आपके सिस्टम के अंदर में जो जो वीकनेस है आप आइडेंटिफाई करके उसको आप फिक्स कर पाएंगे। तो वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग क्या करता है, ये बोलता है कि वीकनेस ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ऑपरेटिंग हो सकता है, आउटडेटेड एप्लीकेशन, पैच, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। तो वो चीजें किस चीज के बताता है, टारगेट ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड हाउ टू मिटिगेट द आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग दो चीजें, रिस्क क्या है उसको कैसे उसको मिटिगेट किया जाए। फिर आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड बाय द हैकर्स टू गेन द एक्सेस टू द एप्लीकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क बाय सर्कमवेंटिंग इट्स सिक्योरिटी फीचर्स। उसको ब्रेक करके अंदर घुस जाने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जनरली द पेनिट्रेशन टेस्टिंग फोकस ऑन मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज, बहुत सारे वीकनेस के ऊपर बात करता है। नो वन मोर सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू गेन द मोर एक्सटेंसिव एक्सेस रादर देन द फोकसिंग ऑन ओनली अ सिंगल वल्नरेबिलिटीज। तो बहुत जहां पे बहुत ज्यादा वीकनेस होता है वहां पे क्या होता है कि आपकी सब जगह पे सेम अमाउंट ऑफ फोकस नहीं होती, तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग वहां पे आपको हेल्प करती है। तो ये आपको बताती कैसे है, हेल्प क्या करती है, हाउ वेल द सिस्टम टॉलरेंस एंड रियल वर्ल्ड स्टाइल अटैक्स पैटर्न। तो कैसे आप सिस्टम पे कैसे सिस्टम टॉलरेट करता है, कैसे उसके साथ डील करता है, फिक्स करता है, ये आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताता है। दूसरा, एक्सपीरियंस लेवल दैट कैन हैकर्स नीड टू सक्सेसफुली एक्सेस द एक्सपीरियंस लेवल एंड अटैकर्स नीड टू सक्सेसफुली एक्सेस द सिस्टम। साथ में उसके बाद काउंटर मेजर्स रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द, साथ में पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको हेल्प करता है कि आपको क्या काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। फिर आता है जी एप्लीकेशंस फायरवॉल। एप्लीकेशंस फायरवॉल का मतलब आपके नेटवर्क नहीं बल्कि आपके एप्लीकेशन के अंदर घुसने का जो तरीका है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि रेगुलेट ट्रैफिक टू अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन सच एज द ईमेल एंड अदर फाइल एप्लीकेशंस। द एप्लीकेशन फायरवॉल इज बेस्ड ऑन द प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स। वो सिस्टम के अंदर डिफाइन किया जाता है। देखिएगा जब आप वो नेटवर्क सेट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर्स का भी मांगता है। द फायरवॉल्स बिकम्स अ प्रॉक्सी एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर एक्चुअली सेंडिंग द पैकेट्स एंड द एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस। इस तो ये जब आप सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वहां पे प्रॉक्सी सेटिंग ये सारी चीजें करनी होती है जिससे आपका सिस्टम जो होता है एप्लीकेशन होता है वो प्रिवेंट करता है किसी अनऑथराइज चीजें को आपके सिस्टम में एंटर करने से, एप्लीकेशन में एंटर करने से। द फायरवॉल अलोन इज नॉट एडिक्वेट डिफेंस अगेंस्ट द कंप्यूटर वायरस। उसके लिए आपको स्पेशलाइज एंटीवायरस भी चाहिए तो ही जाके आपके सिस्टम को कोई बंदा टच नहीं करेगा। रूटीन बैकअप्स एंड ऑफसाइट रोटेशंस, ये थोड़ी सी चीजें हैं। अब देखिए कैसे होता है। एन ऑफिस एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज मोर वैल्यूएबल देन इट्स हार्डवेयर। हार्डवेयर से ज्यादा उसके अंदर की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वैल्यू की है। द हार्डवेयर कैन बी रिप्लेस फॉर अ प्राइस बट द ऑर्गेनाइजेशन डेटा बंडल इज अ यूनिक एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर टू कैरिंग द बिजनेस। इसका कहने का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन आज के एज पे तो इंफॉर्मेशन इज मोर वैल्यूएबल देन anything। ठीक है, if it is ever destroyed it cannot be to be replaced for the reason the periodic backup and rotations are essentials। आपको periodic backups लेने चाहिए, साथ में आपको rotations भी करने चाहिए। The offsite location must be the temperature and humidity controls and guarded against the physical instruction। तो जहां पे भी आप अपने लोकेशन बनाए वहां की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और साथ में वो पुलिस जो होते हैं, जो सिक्योरिटीज होते हैं वो होने चाहिए। जस्ट एज इम्पोर्टेंट it must be geographically remote enough from the site of the organization main operation that it would not be affected by the same natural disaster। ऐसा नहीं कि सेम यही एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरे बिल्डिंग में ले लिया, तो हो सकता है कि अगर आपने जिस नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए बैकअप प्लान लिया हो सकता है कि वहां भी इम्पैक्ट कर दे, तो ये प्लान आपकी करेक्ट नहीं हो जाएगी। इट शुड बी रिमोट लोकेशन सो दैट सेम चीज वहां पे इम्पैक्ट नहीं करे। It does the organization no good to have a sound backup procedure if the files are not accessible or have been destroyed. The alternative is
नॉट टू कीप ऑल द फाइल इन वन लोकेशन, और साथ में दूसरा अल्टरनेटिव है कि सारे फाइल एक जगह नहीं रखें, तो वो अपना वॉरेन बफेट ऑल एग्स शुड नॉट बी केप्ट इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, यस। द टिपिकल ये बैकअप, बोलिए बोलिए बोलिए। ये एडवांस लेवल फायरवॉल थ्योरी है या मतलब प्रैक्टिस में भी होता है? भाई मेरा आईटी वाला तो इतना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया हुआ ना कि पासवर्ड, वो क्या नाम है, पेन ड्राइव भी घुसड़िएगा ना तो आपको ईमेल आ जाएगा। जी भाई। ठीक है, और शायद कोई आपके साथ, आपका नेटवर्क मतलब हाई, मतलब हाँ वो डिपेंड जी करता है कि कौन सी, ऐसा बहुत देखिए कोई कोई इंडस्ट्री में क्या है, उनके लैपटॉप खुले हुए हैं, उनका एम्प्लॉय बैकअप ले रहा है, बैकअप दे रहा है, कहीं से कुछ भी हो रहा है। और कोई कोई कंपनी में क्या है कि वो मोबाइल में भी, अगर कंपनी की मोबाइल है तो यू कैन नॉट डाउनलोड द ईमेल, ठीक है, या यू कैन नॉट अपलोड द ईमेल फ्रॉम द सिस्टम स्टोरेज। So this type of controls they are maintaining, depend upon the type of the business। लेकिन ये हम लोग को बहुत जनरल लेवल में पढ़ा रहा है, हम लोग को आईटी नहीं पढ़ा रहा है, बस जनरल लेवल पे कि कल के दिन अगर आप सीएम में बैठे हो, कोई बंदा आके आपसे बोले भाई हमको डेटा बैकअप के लिए बात करनी है आपसे, तो आपको आइडिया हो कि बैकअप है क्या, बैकअप में क्या क्या काम हो सकता है, किस चीज का बैकअप लेगा। साथ में अगर आगे सामने से चल के बोल दिया भाई हमको फायरवॉल लेना है, तो आप समझ पाई ना किस चीज का फायरवॉल लेना है, नेटवर्क के लिए लेना है, एप्लीकेशन के लिए लेना है, नेटवर्क का होगा तो कितना महंगा होगा, तब ना आप गूगल करके चेक करके बताइएगा 500 का है, तुम 800 का बिल क्यों लाया। अच्छा सही है, वरना वो मतलब मैच कर नहीं पाएंगे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। वो तो बात की चीज है, मतलब आपको अपना भाई, आप फाइनेंस के बंदे को सारा चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए। मतलब हम नहीं बोल सकते कि भाई आप लोग परचेसिंग पूछ लो, हम नहीं जानते। नहीं नहीं, आपको आइडिया तो होना चाहिए ना, सामने वाला बोल रहा हम राउटर खरीद के रहा है, अब आपको पता तो होना चाहिए कि राउटर क्या होता है। सामने वाला बोल रहा है कि हम एसएसडी लेके रहा है, तो आप तो एसएसडी जानोगे तभी ना बता पाओगे एसएसडी किस काम में लगता है, वो क्यों खरीदना चाह रहा है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नहीं, यहाँ पे हम मास्टर ऑफ ऑल बोला भाई, वहां पे था जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, इधर मास्टर ऑफ ऑल बोला मैंने। मेरा इंग्लिश सही है इस मामले में। The typical backup routine involve the duplicating all data file and application once a month, ऐसा होना चाहिए। ये नॉर्मल बैकअप प्लान है। एप्लीकेशन मस्ट बी बैकअप एज वेल एज द डेटा फाइल बिकॉज द प्रोग्राम कैन चेंज टू, यानी प्रोग्राम के अंदर में भी कुछ कोड्स एल्गोरिदम चेंज करके उसके रिजल्ट्स चेंज किए जा सकते हैं। द इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है? इट इज ओनली व्हेन दोज डेटा एलिमेंट्स एंड प्रोग्राम हैव चेंज सिंस द लास्ट फुल्ली मंथ्स बैकअप, यानी जनवरी 1 से लेके 30 तक लिया और 30 के बाद से लेके 5 फरवरी तक का जो डेटा होता है उसको इंक्रीमेंटल डेटा कहते हैं। आर वर्क आर बैक्ड अप एवरी वीक एंड केप्ट एट द मेन प्रोसेसिंग सेंटर, transporting the weekly backup to the offsite location and generally not cost effective। तो इस तरह से आप अपने प्लान्स को डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने बैकअप प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे मैं बैकअप लूंगा और बैकअप के बाद इंक्रीमेंटल बैकअप कैसे लूंगा और उससे अपने मेन डेटा को कैसे जाके अपडेट करूंगा। In case of uninterrupted of normal processing, the organized system can restore such at most 3 weeks of the business information is lost। अभी कैसा होगा तो आपके पास एक मुश्किल से 3 हफ्ता का आपका इस तरह का अगर प्लान रखेंगे तो मैक्सिमम बोला जा रहा है कि 3 हफ्ता तक का डेटा लॉस हो सकता है। दिस इज नॉट अ रियल सिचुएशन बट प्रेफरेबली टू कंप्लीट द लॉस ऑफ द कंपनीज लॉस व्हिच कुड बी एसेंशियल पुट इट आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये मतलब दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशंस but this is a preferable to complete loss for the company's files। यानी आप मंथली डेटा ले, वीकली इंक्रीमेंटल ले, ये प्रेफरेबल्स है ताकि आप आउट ऑफ बिजनेस नहीं होए। आ जाइए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में बोला जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस सिक्योरिटी प्लान दैट कैन बी डेवलप्ड टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द सेफगार्डिंग फिजिकल फैसिलिटीज, हार्डवेयर एंड द प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। डेफिनेशन है
यानी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाइए, सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाइए जो आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस दे सके, किसका, फिजिकल फैसिलिटीज का, हार्डवेयर का, प्राइवेसी का एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। सच प्लान असिस्ट द मैनेजमेंट इन इंश्योरिंग द बेनिफिट्स एक्सीड द कॉस्ट। जब भी ये प्लान बनाए तो ये भी इंश्योर करें कि आपके बेनिफिट्स हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जी जी, maybe you're dealing with high level transactions मेरे भाई, हाँ on day to day basis, so maybe that's why आपकी कंपनी ने ये मतलब cost benefit किया है कि but we need to have the controls, so देखिए कोई भी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बेसिक चेक है कि आप कॉस्ट ज्यादा नहीं करें बेनिफिट से, यानी आप उसकी टॉलरेंस लेवल चेक करें और साथ में उसकी टॉलरेंस को कम करने का यानी रिस्क मिटिगेशन कॉस्ट चेक करें। ये दुनिया का हर चीज का यही कॉस्ट है, यही तरीका होता है। अब मान लीजिए कि आप हैदराबाद से मुंबई कंपनी में इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, पर क्योंकि हम लोग मेनली प्रोसेस में डील करते हैं, ट्रांजैक्शन में नहीं डील करते हैं, मतलब डिपेंड करता है, डिपेंड कंपनी आपको मींस अगर आप लोग रियल पैसों से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मे बी यू आर डीलिंग विद रियल ट्रांजैक्शन एंड द ट्रांजैक्शन इज लाइक मटेरियल टू द कंपनी। हाँ, ये तो सब बिजनेस के नेचर पे डिसाइड होता है, बिजनेस की अपनी इंटेंसिटीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बोला था बिकॉज एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन कंप्यूटर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। जिंदगी में कभी एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, हमेशा आप रीजनेबल दे सकते हैं। कंटिन्यूटी डिजास्टर प्लानिंग इज नेसेसरी। डिजास्टर रिकवरी ऑफ द प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग द नॉर्मल बिजनेस इन नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑपरेशन आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ मेजर इंटरप्शंस। ये आपके डिजास्टर रिकवरी के अंदर होना चाहिए कि आप अपने नॉर्मल रूटीन को रिज्यूम कर सके। दूसरा, प्लानिंग इज दैट द कंटिन्यूअस बिजनेस बाय अदर मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड द कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज अनअवेलेबल और लेस देन नॉर्मल। तो साथ में आपको ये भी इंश्योर करना पड़े कि आपकी बिजनेस चलती रहे। तो यहाँ जब बिजनेस चलती रहे की बात होती है तो बिजनेस के क्रिटिकल एक्टिविटीज चलती रहे जिससे बिजनेस और किसी भी तरीके से चलती रहे। तो यही आपके बीसीपी प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, मेजर रीजन होता है। दूसरा होता है टू मेजर टाइप्स ऑफ द डिजास्टर कैन बी प्लान। दो टाइप के डिजास्टर्स हो सकते हैं, मस्ट बी प्लान फॉर, जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। Those in which the data center is physically available and those which is not, जिनके लिए physical availability है, दूसरा नहीं है। उन्होंने बोला the first type of disasters are power failure, random instruction such as the virus, deliberate instructions such as the hacking incident। इस टाइप की अगर चीजें हैं तो आपके पास क्या फैसिलिटीज है, आपने क्या प्लान्स, आपके एक्शन प्लान क्या है, हाउ यू विल डील विद देम। द ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल फैसिलिटीज आर साउंड बट इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू कीप द नॉर्मल प्रोसेसिंग गोइंग। यानी आपके नॉर्मल प्रोसेस चलते रहने चाहिए, ऐसा आपको इंश्योर करना पड़ेगा। दूसरे टाइप के क्या हो सकते हैं जो कि मोर सीरियस होते हैं, जिसके अंदर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड, फायर, हरिकेन, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें हो सकती है। इसके लिए आपने क्या एक्सटेंसिव या ऑल्टरनेटिव प्लान बना के रखी है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। एन occurrence of such type of necessities and existence of alternative processing facilities क्या है, आप कैसे इसको डील कीजिएगा। डीलिंग विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजास्टर, देखिए पहला बोला है कि पावर प्लांट फेल्योर है तो आप अपने यहाँ पे वो रख सकते हैं, यूपीएस रख सकते हैं, अनइंटरप्टेड सर्विस वाला जो होता है, या फिर अपने यहाँ पे जनरेटर रख सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। तो बोला पावर फेलियर कैन बी गार्डेड अगेंस्ट द परचेज ऑफ द बैकअप इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर्स, ऐसा कर सकते हैं। This can be programmed to automatically begin running as soon as the clip of the level of electronic current is detected। तो आप सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जैसे ही पावर फ्लक्चुएट होगा द सिस्टम शुड मूव टू द WPS साइड। ठीक है जी। बोल रहा है दिस इज द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस इन सेटिंग एज द हॉस्पिटल्स वेयर 24-hour फैसिलिटीज क्रूशियल्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि ये हॉस्पिटल्स में ये सारी चीजें देखी जा सकती है। अब आ रहा है कि आपके पास अगर DSS की सर्विस आ गई तो आप कैसे उसके साथ डील करेंगे। अटैक सच एज द वायरस और डेनियल ऑफ द सर्विस कॉल फॉर द कंप्लीटली डिफरेंट रिस्पांस। उसमें डिफरेंट रिस्पांस होंगे, क्या होंगे, सबसे पहले द सिस्टम मस्ट बी बॉट डाउन द ग्रेसफुली टू हॉल्ट द स्प्रेड ऑफ द
infections, the IT staff must be well trained to the nature of the latest virus, to know how to isolate the damaged and bring the system back to the full. तो ऐसा वाला में क्या करेंगे कि वो सिस्टम जिसमें लगेगा कि उनमें वायरस है चीजें, तो फटक से उनको अनप्लग कर देंगे, उनको नेटवर्क से डिटैच कर देंगे, सो दैट ये वायरस दूसरे सिस्टम को जाके अफेक्ट नहीं करेगा. दूसरा है एंटीवायरस विल स्टॉप द मोस्ट अटैक्स. तो आप अपना एंटीवायरस भी अपडेटेड रखेंगे तो सिस्टम में ये सारी चीजें आती है. दूसरा आता है द मोस्ट extreme disaster happen when the organization main facilities become the inhabitable because of the flood, fires and earthquakes, and it is prepared for those cases the organization contract for the alternative processing facilities. अब इनको डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के एक्शन प्लान बनाती है. दे डिजास्टर रिकवरी प्लान इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन अपॉइंटिंग अ रिकवरी टीम इन द डिजास्टर्स ऑकर्स. तो वो क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल टीम्स बनाते हैं जिनको डिजास्टर रिकवरी टीम बोल सकते हैं. तो वो क्या करती है, वो चीजों को संभालती है. दे आर रिस्पॉन्डिंग लाइक ए रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करती है, चीजों पे तुरंत रिस्पॉन्स करती है. द ऑल्टरनेटिव प्रोसेस फैसिलिटी इज अ फिजिकल लोकेशन मेंटेन्ड बाय एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर इन केस ऑफ. तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस फैसिलिटीज के साथ अपनी डील कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, या फिर आप अपनी ही दूसरे लोकेशन पे पूरी की पूरी बिजनेस सेटअप करके रख सकते हैं, ताकि यदि कभी फ्लड, फायर, अर्थक्वेक आया तो आप अपने स्टाफ और प्रोसेस को वहां पे शिफ्ट कर लीजिएगा. द रिकवरी सेंटर्स लाइक द ऑफ साइट स्टोरेज लोकेशन फॉर द बैकअप फाइल मस्ट बी far enough away that it will likely to unaffected by the same natural disasters with the force that abandoned the main facilities and usually company contract for the backup facility in the other cities. नॉर्मली क्या करती है, यूजुअली कंपनी जब भी अपना बैकअप प्लान करती है तो दुबई वाली अबू धाबी में करेगी, अबू धाबी वाली हो सकती है शारजा में करे या सऊदी में कर ले. तो इससे क्या होगा कि जो चीज यहाँ पे होगा उससे उनकी सेम फाइल, सेम चीजें एक ही बार में वन पॉइंट ऑफ टाइम में अफेक्ट नहीं होगी. तो ये जब भी आप डिजास्टर रिकवरी प्लान करेंगे तो ये चीजें आपको सोचनी है. वंस द डिटर्मिनेशन इज मेड दैट द प्रोसेसिंग इज नो लॉन्गर पॉसिबल एट द प्रिंसिपल साइट. तो अगर प्रिंसिपल साइट पे अगर आपको प्रोसेस नहीं है, द बैकअप फाइल्स आर रिट्रीव फ्रॉम द सिक्योर्ड स्टोरेज लोकेशन एंड टेकन टू द रिकवरी सेंटर्स. दूसरा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इज टू सेट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम. कहीं भी सिस्टम में पहला जो प्लान है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव हो जाने चाहिए. अगर आप कोई इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, इट्स इजी टू रिकवर. अगर नहीं, अगर नॉर्मल भी है तो आपके जो भी ऑपरेशंस है और जहां आग लगा और सेकंड प्लेस पे आपने स्टार्ट किया, वो ऑपरेशन आपके एक्टिवेट हो जाने चाहिए. द रिकवरी सिस्टम कैन टेक मेनी फॉर्म्स. ये एग्जाम के सवाल है, थोड़ा पढ़ के कीजिएगा. रिकवरी सेंटर्स में टेक द मेनी फॉर्म्स, डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस डिटरमाइंस व्हिच फैसिलिटी इज द बेस्ट बाय कैलकुलेटिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम. यानी आपका डाउन टाइम आप कितना उससे लॉस कीजिएगा और उस काम को करने का कितना कॉस्ट है, दोनों को आपको कंपेयर करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से वाले ऑप्शन चूज करने हैं. तो पहला कहा जाता है हॉट साइट. हॉट साइट का मतलब होता है कि फुल्ली ऑपरेशनल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल रखना, जहां पे आप तुरंत जाके इमीडिएटली विद इन अ फ्यू सेकंड आप अपने काम को रिज्यूम कर ले. तो ये डिपेंड करता है, अगर आप बैंकिंग कंपनी में है, इंश्योरेंस कंपनी में है, तो आपके लिए ये वाले प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, द फ्लाइंग स्टार्ट साइट इज अ हॉट साइट, जहाँ पे आप तुरंत जाएं और इमीडिएट काम स्टार्ट कर ले, इमीडिएट सेकंड के अंतर में. आपके पास कोई भी टाइम डाउन को लेने का जगह नहीं होगा, तो ये आप कर सकते हैं. एन एग्जांपल इज द मिरर डेटा सेंटर. द मिरर डेटा सेंटर इज वन दैट रन पैरेलल टू द कंपनी मेन सेंटर ऑफ द ऑपरेशंस. यूजुअली व्हेन द सिस्टम downtime would be unacceptable. For example, downtime in the system of e-commerce company may have a substantial impact. The mirror data centers involve the automatic backup of the data storage facility. It is geographically remote from the primary data center. Especially software is used to instant copy of the information from the primary data center to the secondary data center, so that the secondary data center can immediately take the place for the primary. इसका मतलब ये है कि secondary तुरंत primary बन जाएगा, ऐसा उनका सेटअप प्लान होता है. That is called the hot site. इसका दूसरा नाम mirror data center होता है. दूसरा होता है जी warm site. warm site का मतलब होता है जहाँ पे आपके हार्डवेयर जो होते हैं
ये ऐसी फैसिलिटीज होते हैं जहाँ पे हार्डवेयर जो होते हैं वो थोड़े से कम रखे जाते हैं, फुल नहीं रखे जाते, थोड़े क्वांटिटी में, यानी मेन साइट में 10 सिस्टम है तो हो सकता है कि वहाँ पे 5 सिस्टम होंगे, लेकिन पांचों प्रॉपर नेटवर्क इक्विप्ड होंगे ताकि आप काम तुरंत स्टार्ट कर सके, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी डाउन टाइम एक्सेप्टेबल है। is a limited hardware such as the communication network system, बाकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, बट लैकिंग द नेसेसरी सर्विस एंड क्लाइंट टर्मिनल्स, ये थोड़ी थोड़ी चीजें वहां पे लैक होती है। बट ये वार्म सिस्टम है जो कि कोल्ड सिस्टम और हॉट सिस्टम के बीच का अरेंजमेंट है। कोल्ड सिस्टम में क्या करते हैं, जहां पे सिर्फ आप क्या करते हैं, आपके पास सिर्फ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर is the shell facility lacking the most infrastructure but readily available for the quick installation of the hardware, यानी आपके पास साइट रेडी होता है पर साइट के अंदर चीजें नहीं होती है, यानी कि आपके पास हार्डवेयर नेटवर्क चीजें नहीं होती लेकिन साइट रेडी रहता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही कुछ होता है मिसहैप्स, तुरंत आप सिस्टम खरीदते हैं और वहां पे इंस्टॉल करके अपने ऑपरेशन को अप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला अगर जिसका ऑपरेशन उतना डाउन टाइम को अवॉइड कर सकता है, ये मतलब तो ये उनके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर जितनी कंपनी डाउन टाइम को थोड़ी सी भी वो टॉलरेट नहीं कर सकती, फॉर देम इट द हॉट साइट इज द राइट डिसीजन। ठीक है, तो अभी हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब काम होगा जी स्टार्ट आप लोग का, और वो ऐसे होगा कि अब मैं आज रात में 2 असाइनमेंट भेज रहा हूं सेक्शन ई के, अभी भेज रहा हूं आधा 1 घंटा के अंदर में। एक बार वो सारे असाइनमेंट आपने करने हैं, उसके बाद सेक्शन ई जो था हमारा, ये था 2 चैप्टर में मुश्तमिल था। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर को जो पहली टीम है वो है हमारे प्रणब भाई की, रोशन भाई की, कमाल भाई की, और 1 2 3 और अनीस भाई, 4 आदमी पहली टीम के अंदर में है। अब सो गए क्या? नहीं सर जी, अभी काम सुनकर नींद आ रही। टीम 2 और कौन बचे? 3 भाई। टीम 1 में हमारे पास है प्रणब भाई, कमाल भाई, रोशन भाई, अनीस भाई, प्रसाद भाई, टीम 1। टीम 2 ताहिर साहब, आनंद भाई, तौहीद भाई, सारा एंड वकार। अभी बोलते हैं, ठीक है। तो टीम 1 को जो है चैप्टर नंबर 16 रेडी करना है। टीम 1 इंटरनल कंट्रोल रेडी करना है टीम नंबर 1 को। इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो भी उनका पार्ट है, ये टीम नंबर 1 का पार्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टीम नंबर 1। टीम नंबर 2 जो करेंगी वो करेंगे कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स।
ठीक है, यानी कि ये वीक के अंदर में दोनों आदमी अपने अपने हिस्से से प्रेजेंटेशन बना के खत्म कीजिए, और कल अभी मैं भेज रहा हूं 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो टीम 2 वाले का पहले आ रहा है, टीम 2 पहले करेंगे या टीम 1? टीम 1। तू तो पहले बनाता है ना, 1 उसका भाई हुआ। प्रसाद, somebody also giving instruction, huh? what? No, I heard team 1. हाँ, टीम 1 is saying के कॉर्पोरेट गवर्नेंस टीम 1 को रेडी करना है, जिसमें SU 17 है, स्टडी यूनिट 17 है। टीम 2 को